पहली बात गाइस, केस स्टडीज के ऊपर दो बड़ी बातें। पहली बात कि बच्चे कहते हैं सर केस लॉज लिखना और केस लॉज क्वेश्चन लिखना, बेटा ये दो अलग चीजें हैं, इन्हें सेम मत मानना कभी भी। अक्सर जिन्हें आप केस लॉज कहते हो, केस लॉज का मतलब क्या हुआ समझना ध्यान से भाई। रियल में जो पहले एक्चुअल में जो केसेस पहले हो चुके हैं, हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करेंगे वरना क्लास बहुत लंबी जाएगी अदरवाइज। लेकिन आज की क्लास के बाद इतनी श्योरिटी है कि आपको कभी केस लॉज लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, केस लॉज एग्जाम में आंसर लिखने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ हाँ कैसा होगा सर, मजा आ गया था आज दिनों में, आप भगा रहे हो मेरे को। नहीं नलायक, सोहन भगा नहीं था, तेरा तो नाम बोला था मैंने नलायक। हाँ जी सोहन बड़ा अच्छा बच्चा था हमारी क्लास का। तो बात करते हैं गाइस, लेकिन अभी तुम्हारा सीनियर हो चुका है। सुनो, तो एक्चुअल केसेस जो पहले हो चुके हैं गाइस, उन्हीं के आज पढ़ना इज कॉल्ड केस लॉज। तो दो बड़ी बातें जो आती है हमारे केस लॉज के अंदर, आओ सुनते हैं समझते हैं क्या क्या बात है और क्या मैं डिस्कस कर चुका हूं। गारंटी है इस क्लास को जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, क्योंकि क्लास बहुत 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 काम की रहने वाली है अप टू फाइनल तक, बात समझना। तो पहली बात, हाँ एक बारी जोर से जयकारा लगा दो, बाबा की जय। नलायक आओ स्टार्ट करते हैं गाइस। केस लॉज के ऊपर तीन बातें उठा रहा हूं, तीनों बातें सुनना ध्यान से। और इवन हम अपनी क्लास में आज क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे ताकि आइडिया मिल पाए कि किसी भी टाइप का केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसका आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं आपके पेपर के अंदर 75% पेपर आपका केस स्टडी क्वेश्चन पे आता है। यस, केस लॉज क्वेश्चन पे आता है हमारे पास में। बंधु बेटा वो वहां पे चल रहा है, अभी मैं आज बेसिकली एक कॉमन पॉइंट पे बात कर रहा हूं जिसको जहां जहां केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे आप सारे डील कर पाएंगे, डैम श्योर। ठीक है ओके, तो मैं प्लीज चैट नहीं देखूंगा, प्लीज सुनते रहो ध्यान से। तो पहली बात बेटा, केस लॉज के ऊपर आने वाली पहली बात कि भैया सबसे पहली बात सर हमें दिक्कत आती है कि एक्चुअली इतना सारा पार्ट है जिसमें अलग अलग एक्ट्स के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में हमें पेपर मिलता है कंबाइन। तो वहां पर हम अपने कैसे केस स्टडी क्वेश्चन को देखते ही ये पहचान पाएं कि एक्चुअली उस वाले क्वेश्चन में लिखना क्या है, एक्यूरेसी लेवल हमारे पास कहां से आएगा, एक्यूरेटली हम अपना आंसर कैसे पहचान पाएंगे। ये बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है और सबको आती है, इवन सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम है भाई कि लॉ में जब क्वेश्चन कोई केस स्टडी पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हमारे पास में डायरेक्टली नहीं निकल पाता। तो उसके बारे में पहला पार्ट। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं सर केस लॉज लिखना, मैंने बोल दिया ना बेटा, केस लॉ लिखना और केस लॉ के क्वेश्चन लिखने में दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम में केस लॉ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर के रेफरेंस में लिखना होता है, आपका कोई केस स्टडी कभी नहीं पूछा जाता, केस स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब उस केस से कनेक्टेड पार्ट आपसे क्वेश्चन में नाम बदल के पूछ लिया जाता है और उसका आंसर आपको लिखना होता है। इसलिए इन दोनों का पैटर्न एकदम डिफरेंट है, इन दोनों का पैटर्न एकदम डिफरेंट है गाइस। तो बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो केस लॉज के ऊपर आने वाली ये प्रॉब्लम तो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि आंसर लिखने, केस स्टडी लिखने का पैटर्न हमारा है एनएसपीसी। ये पैटर्न तो मैं क्लास में सिखा चुका हूं, नेम स्टोरी प्लेंटिव कोर्ट जजमेंट। जिन बच्चों को ये दिक्कत आती है भाई केस लॉज याद नहीं होते या कोई कॉमन पैटर्न केस लॉज का है या नहीं है, हाँ बेटा हमारे पास पैटर्न है एंड दैट इज कॉल्ड नेम स्टोरी प्लेंटिव कोर्ट जजमेंट। इसकी बात मैं आज नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चन के आंसर लिखने की। तो पहली बात पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली दिक्कत आती है गाइस बच्चों को कि सर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम रिकॉग्नाइज कैसे करें कि उसका प्रोविजन कौन सा आएगा, और एग्जाम के अंदर हम कौन सा प्रोविजन लिख के आए कि हमारी ये श्योरिटी हो कि हमारा एक्यूरेट आंसर मिल पाए। तो बेटा इसके लिए आज मैं एक पैटर्न डिस्कशन करूंगा जिसे हम बोलते हैं एसीपी। पहले मैं इसको एसीटीपी बोलता था, मैं शॉर्ट में इसका नाम दे दिया एसीपी। तो एसीपी क्या है? एसीपी एक तरीका है बेटा जिसकी हेल्प से आज दिखाऊंगा ट्राई करके, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला फंडा है। तो क्या बोला, गुड इवनिंग दीक्षा, वेलकम बेटा। तो एसीपी इज दैट पैटर्न जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसके एक्यूरेट आंसर तक पहुंच पाएंगे। एक पैटर्न है एक्ट, चैप्टर, प्रोविजन। एसीटीपी शॉर्ट में मींस बोलते हैं ए फॉर एक्ट, सी फॉर चैप्टर एंड पी फॉर प्रोविजन। तो बेसिकली एसीपी इज अ पैटर्न जिसकी हेल्प से हम अपने पास में अपने क्वेश्चन तक पहुंचना सीखेंगे, प्रोविजन तक पहुंचना सीखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आंसर लिखने का पैटर्न क्या है। बेटा मेरा बनाया हुआ पैटर्न है एक्चुअली सिंपली पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का, चाहे 6 नंबर का, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने के बाद में उसको कैसे डील करोगे वो इस पैटर्न में सिखाने वाला हूं। एंड दिस इज अ कॉमन पैटर्न जो आपके सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, चाहे वो किसी भी एक्ट का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप उसका आंसर सिंगल टाइम में कर पाओगे, डैम श्योर। ठीक है, गुड इवनिंग अदिति बेटा, वेलकम। तो ये क्या है, P1, P2, P3, इन्हें मैं नाम देता हूं पैराग्राफ, क्योंकि आप जब अपना आंसर लिखते हो तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो।
तो आज मैं सिखाने वाला हूं कि आपकी कौन कौन सी कॉमन लाइन है, या जिन बच्चों ने अगर प्रोविजन ढंग से नहीं भी पढ़े वो भी अपना आंसर एक्यूरेट तरीके से लिख पाएंगे, ये गारंटी है भैया। हाँ जी सर, हाँ बेटा दिविशा, यस बेटा। आइए तो गाइज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पैटर्न, और मैं लूंगा आज क्लास में क्वेश्चन और तुम्हें दिखाऊंगा कैसे अप्लाई होता है। तो P4 एक पैटर्न दे रहा हूं आपको मैं आज के बाद में अपना आंसर लिखने के लिए। इवन हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे आज क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन निकाले हैं मैंने आप लोगों के लिए। तो पहली बात P1 फर्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 1 की बात करते हैं। सर 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 सुनना प्लीज, मैं चाहूंगा हर बच्चा सुने। आंसर लिखने के अंदर 4 पैराग्राफ, P1 P2 P3 P4। कहां पर P1 लिखना है, कहां पर P2 लिखना है, कहां पर P4 लिखना है, ये नाम क्या है सुनो ध्यान से। आपके क्वेश्चन के अंदर जब आपके पास पार्ट आता है तो वहां पर सबसे पहले बच्चों का सबसे बड़ा इश्यू पता क्या है, बताऊं क्या आ रहा है सर, आंसर शुरुआत कहां से करें, कौन सी लाइन से हम आंसर शुरुआत करें। इसे मैं कहता हूं बेटा P1 इज कॉल्ड पैराग्राफ नंबर 1। आप पैराग्राफ नंबर 1 आपके पास में किन लाइनों से बनाओगे कि आपका लीगल पार्ट भी ना छूटे, आपकी लॉ की लीगल लैंग्वेज भी लिखी जाए और गलती भी ना आए किसी तरीके से। पैराग्राफ नंबर 2 को मैं नाम देता हूं एग्जाम्पल, कि जब अपने पास पैराग्राफ 1 लिख चुके होंगे हम लोग, आज मैं इवन आपको आंसर लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं आंसर, आंसर लिखेंगे साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद P3 इज जिसे हम बोलते हैं कोई रेफरेंस केस स्टडी। अगर आपके किसी प्रोविजन में आपने केस स्टडी पढ़ी है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा पूरे लॉ के अंदर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज दी गई है, सब प्रोविजन पे केस स्टडी नहीं दी गई है। तो जहां जहां केस स्टडी पढ़ी है उसका रेफरेंस आप P3 में डालते हैं गाइस। एंड P4 इज कॉल्ड कंक्लूजन। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो आपका पूरा लॉ का आंसर, किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन का आंसर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। वो फर्स्ट पार्ट है पैराग्राफ 1 जिसे हम बोलते हैं फैक्ट वाला प्रोविजन। आज मैं लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। नंबर 2 जैसे वो पार्ट लिखेंगे और उसके बाद आप आएंगे एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल वाले पार्ट के ऊपर। और एक हैबिट बिल्टअप कर लो, लॉ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने क्वेश्चन प्रोविजन के साथ एग्जांपल लिखते हैं तो मार्क स्कोरिंग का पार्ट बढ़ जाता है, क्योंकि रीजन इज एग्जांपल में भी पैटर्न दिया है मैंने, याद करो NSAR। NSAR इज ए पैटर्न जो कि किसी भी एग्जांपल को बनाने में काम आएगा आपको। P3 इज कॉल्ड केस स्टडीज को मैंने बात दिया NSPC। तो आइए बिना वक्त गवाए इसे हम अप्लाई करना सीखते हैं। तो पहले मैं लेता हूं कुछ क्वेश्चन, पहले हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन, आपको कुछ केस स्टडी क्वेश्चन दिखा देता हूं और उसके बाद मैं उसको अप्लाई करना सिखाने वाला हूं। एक क्वेश्चन सीख लिया ना, समझ लो ध्यान से, उसके बाद कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपके पास आपके आंसर नहीं हो रहे। आप किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन निकाले तो ये भी केस स्टडी क्वेश्चन ही है, लेकिन मैं ऐसा निकालता हूं जहां पर बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आंसर आता है। तो लीजिए गाइस, एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं, मेरे साथ साथ में आज सीखते हैं अपने पास कि कैसे उसे अप्लाई करना होता है, कैसे अपने आंसर को लिखना होता है। ठीक है, ये कौन सा हमारे पास में ये ऑफर वाला पार्ट है, मैं कंसिडरेशन निकालता हूं ताकि हमारे पास में प्रॉपर आइडिया मिल पाए। आज सीखते हैं, चलो लीजिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, जिसमें से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है 5 से 6 नंबर के अंदर, मैं वो पिक कर रहा हूं और उस पर लिखना सिखा रहा हूं। उसके बाद आप किसी भी पार्ट पे लिख पाएंगे गाइस। देखो देखो देखो, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, ये ले लें, हाँ ये लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया था बेटा, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है। मैं इसी को बेस बनाकर आज आपको आंसर लिखना सिखा रहा हूं। अब मैं चाहूंगा हर बच्चा फोकस करे। हाँ सर, हाँ हाँ बेटा अंश, ठीक है बेटा, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर बेटा, आपने रिवीजन भी करवाना। हाँ ठीक है बेटा, ओके। अब सुनो भाई, स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी एक बात बोली कि लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। 4 पार्ट, किसी भी आंसर को लिखने के लिए मैक्सिमम 4 पैराग्राफ रिक्वायर्ड होते हैं आपके पास में। ये 4 पैराग्राफ ऐसे हैं कि अगर आपने जो नोट्स लिखे थे क्लास के अंदर, अगर वो भी आपको याद है तो मैं आपको एक बड़ा आंसर लिखना सिखाने वाला हूं आज, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी मिस्टेक। हाँ जी, थैंक यू, गुड इवनिंग बेटा, वेलकम। सुनो ध्यान से, पहला पैटर्न कि किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमारी पहला क्वेश्चन आता है कि हम उस क्वेश्चन को पढ़कर कैसे रिकॉग्नाइज करें सर कि वो क्वेश्चन के अंदर कौन सा प्रोविजन आंसर में आएगा, कौन सा। पहले बात कर रहा हूं हाउ टू रिकॉग्नाइज, फिर लिखवाना सिखाऊंगा। तो पहला वर्ड सर, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक्चुअली वो क्वेश्चन किस पार्ट से, किस प्रोविजन से बिलोंग करता है। तो लीजिए बेटा, ये जो पैटर्न भी सीखने वालों, इसके बाद किसी भी क्वेश्चन अप्लाई कर लेना, मिलेगा आंसर। तो पहली बात क्या बोला मैंने, क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने के लिए पैटर्न है एसीपी। एसीपी कमिश्नर वाला नहीं बोल रहा हूं, एसीपी क्या है, एसीपी एक्ट चैप्टर प्रोविजन। आज के बाद अपनी जब प्रैक्टिस एग्जाम के लिए करोगे ना, पढ़ोगे, तो हैबिट बिल्टअप कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते तुम्हें ये चेक करना है कि एक्ट कौन सा है। बेशक तुम्हें एक्ट का मीनिंग पता हो कि भैया ये क्वेश्चन, लेकिन ये हैबिट बिल्टअप कर लो आज के बाद में। पहले एक्ट के अंदर कौन सा चैप्टर में टॉपिक आता है, उसके बाद उस चैप्टर के कौन से टॉपिक का प्रोविजन है।
तो लेट्स चेक विद द पार्ट। आप लोग रिप्लाई करेंगे मेरे साथ में ताकि हम अपने क्वेश्चन के प्रोविजन को पहचाने, फिर मैं इसको लिखना सिखाऊंगा आज आपको, ठीक है। तो पहला बात पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। आओ दिखाता हूं बेटा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पढ़ रहा हूं। मिस्टर रमेश प्रोमिस टू पे 550,000। एक क्वेश्चन सारा पार्ट करेंगे, रिप्लाई करना। मिस्टर रमेश ने प्रॉमिस किया 50,000 रुपए देगा अपनी वाइफ को, मिस्टर लाली को। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 6 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका पहले वाला क्वेश्चन। सुनो ध्यान से, गलत है बेटा आंसर। अरे गलत आंसर मिल गया बेटा, इसलिए बोल रहा हूं, पढ़ लो ध्यान से। पहले मिस्टर रमेश ने अपनी वाइफ लाली को 50,000 रुपए देने का प्रॉमिस किया। आगे पढ़ना। सो दैट शी कैन स्पेंड दी सम ऑन 30th बर्थडे, कि ताकि वो अपने बर्थडे पे, 30वें बर्थडे पे अपनी उस पैसे को स्पेंड कर सके, खर्च कर सके। अभी खत्म नहीं हो, पढ़ना आगे। मिस्टर लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक ए रिटर्न अग्रीमेंट। मिस्टर लाली ने अपने हस्बैंड को बोला, ना ना ना, भरोसा अलग बात है भाई, पैसे देने की बात कर रहा है, एक रिटर्न अग्रीमेंट दे। अब इफ ही रियली लव हर, अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है उसको, तो उसने क्या बोला, अगर सच में प्यार करते हो तो एक रिटर्न अग्रीमेंट लिख के दो कि हाँ तुम मुझे 50,000 रुपए दोगे, पहली बात। दूसरी बात, मिस्टर रमेश मेड एन रिटर्न अग्रीमेंट। मिस्टर रमेश ने अपनी पत्नी कहने पर एक रिटर्न अग्रीमेंट साइन किया, और क्या किया, अग्रीमेंट को बाद में मिस्टर लाली ने क्या किया, रजिस्टर्ड करवा लिया लॉ के अंडर। दो बातें आई हैं, रिटर्न अग्रीमेंट की बात की, रिटर्न भी दे दिया, और रजिस्टर्ड अग्रीमेंट भी हो गया। आगे बात करता हूं, सुन लो, 6 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से। आगे सुनना, वेरी गुड असलन बेटा। आगे पढ़ना। क्या हुआ, मिस्टर रमेश फेल टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। मिस्टर रमेश ने जो अग्रीमेंट करके दिया था वो अमाउंट पे करने से मना कर दिया। एक अच्छी बात बताओ, अच्छी बात क्या है, किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले स्टोरी मिलेगी, और स्टोरी के एंड में आपसे आखिरी में पूछेगा आंसर। तो आपका आंसर ना अपने अकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी बात, आगे पढ़ना। क्या हुआ, मिस्टर रमेश पैसा नहीं दे पाया। मिस्टर जो वाइफ थी लाली थी, उसने क्या किया, वो केस डालना चाहती है अपने पति रमेश के ऊपर कि तूने प्रॉमिस किया था, रिटर्न अग्रीमेंट की रजिस्ट्री भी हो रखी थी, वो केस फाइल करना चाहता है। आगे बात करता हूं। एंड रिकवर द प्रॉमिस अमाउंट, और जो पैसा कहा था वो लेना चाहती है। देखो, अब यहां से पहले क्वेश्चन के पूछने से पहले यहां तक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पार्ट है, और सभी केस स्टडी क्वेश्चन में कॉमन चीज होती है कि शुरुआत में केस आपको स्टोरी मिलती है। अब मुझे ना स्टोरी को देख के बताओ कौन सा एक्ट है, कौन सा चैप्टर, कौन सा प्रोविजन, बताओ मुझे कौन सा एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पवन वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बात तो क्लियर हुई, ये आइडिया मिला नहीं मिला। अगर देखो ये आइडिया भी नहीं मिल पा रहा, मतलब तैयारी बिल्कुल नहीं करी तुम लोगों ने, ठीक है। आओ आगे आओ, तो तैयार चेक, आप पता लगा पानी में कितने पानी में हो तुम लोग। पहली बात तो सबसे पहले क्या आया, सर एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज के बाद ये चीज हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, हर एक क्वेश्चन पे, और गारंटी है बेटा सभी क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा जो पैटर्न सिखा रहा हूं। नंबर 2, इसके बाद चैप्टर का नाम बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के कौन से चैप्टर में इसकी कहानी आती है, टेल मी। वेरी गुड, कौशल, सोहन, आराध्या, अनमोल, बहुत बढ़िया, पवन, मिट्टू, आराध्या, बृंदा, वेरी गुड। किसमें आती है, ये आता है सर कंसिडरेशन वाला चैप्टर, याद आया। यस सर, एक्ट हो गया, चैप्टर हो गया। अब चैप्टर के कौन से पार्ट में, रूल में पढ़ा था, टाइप में पढ़ा था, कहां पढ़ा था सर, ये पार्ट हमने पढ़ा था, याद करो, जहां पर हमारे पास हमने एक्सेप्शन किया था, एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पता है अभी एक बच्चे ने रिप्लाई किया था बेल्फो वर्सेस बेल्फो। गाइस ये आंसर मैक्सिमम बच्चे करके आए थे और उनका आंसर गलत था एग्जाम के अंदर, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 25 में हम लोगों ने पढ़ा था ये पार्ट, जहां पे हमने पढ़ा था इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव नहीं है ये अफेक्शन में काउंट होता है भाई, लेकिन नेचुरल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नेचुरल नियर रिलेशनशिप में काउंट होता है। और वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था, इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इफ द अग्रीमेंट इज इन रिटन एंड रजिस्टर्ड, अगर उस अग्रीमेंट को रिटन में रजिस्ट्री कर ली गई तो कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। बोलो ये बात याद है, वेरी गुड, सबको याद है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, याद है। तो चलो चेक करो क्या हम लोग अपने इस पैटर्न से अपने एक्यूरेट प्रोविजन तक पहुंच पाए। और चाहो तो किसी भी क्वेश्चन अप्लाई कर लो, चाहे कंपनी एक्ट का प्रोविजन हो चाहे किसी पार्ट का भी हो, सब पे एप्लीकेबल होगा। तो पहली बात क्या, एक्ट पकड़ा, उसके बाद चैप्टर पे पहुंचे, उसके प्रोविजन ही पहुंचे, तो दिस अ पैटर्न टू रीच अप टू द आंसर कि प्रोविजन क्या आने वाला है। बोलो क्लियर है, याद है पूरा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लेकिन हमें ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आएंगे, नो, हमेशा क्वेश्चन की लाइन डिसाइड करेगी कि आपके आंसर की लाइन क्या रहेगी। लेट मी टेल यू, देखो ध्यान से, देखा क्या कह रहा है, कह रहा है सर आगे पूछता हूं, स्टोरी के बाद हर एक केस स्टडी क्वेश्चन में कॉमन चीज क्या है, वो आपसे आंसर पूछेगा, क्या पूछने वाला है। लेकिन ये आंसर कुछ भी पूछ सकता है, पेमेंट के लिए बोल सकता है, केस के लिए पूछ सकता है, तो जैसा क्वेश्चन होगा ना वैसी आपकी आंसर की लाइन लिखवाऊंगा आपको, देखो दिखाता हूं कैसा लिखना। आगे बढ़ो, कह रहा सर रेफरिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजन, इसके जो अकॉर्डिंग जो प्रोविजन बनता है, जो हमारा बनता है एक्सेप्शन, कह रहा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग
एडवाइज वेदर मिस्टर लाली विल सक्सीड और नॉट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? अक्सर बच्चे एक वर्ड सुनते हैं कि उनको सिखाया जाता है, पता क्या सिखाते हैं? ऑल ओवर इंडिया जो मैंने एक पैटर्न देखा वो ये पैटर्न देखा कि भैया पहले एक्ट लिखो, प्रोविजन, फैक्ट लिखो, प्रोविजन लिखो, खत्म। लेकिन बच्चों को ना आज तक डिफरेंशिएशन नहीं पता कि यार प्रोविजन कहां लिखना है, फैक्ट क्या होता है। तो आज को याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट जो लास्ट में पूछता है बेटा, उसी का आंसर देना इज कॉल्ड फैक्ट। जो लास्ट में पूछा होता है उसका आंसर देना इज कॉल्ड फैक्ट। आप अपने आंसर में फैक्ट की बात करते हो, इसका मतलब आप लास्ट पॉइंट का आंसर देके आ रहे होते हो। यहां तक क्लियर है? तो आपने एक तरीका सीखा, किसी भी क्वेश्चन से हम लोग अपने पास में चेक करना, किसी भी पार्ट में, अपने पार्ट में आप लोग अपने प्रोविजन तक पहुंच सकते हो। एनी क्वेश्चन, यू कैन पिक एनी क्वेश्चन। देखो चेक करना दिखाता हूं सर, किसी भी पार्ट के अंदर पूरी स्टार्टिंग में स्टोरी मिलेगी, इनिशियल में स्टोरी मिलेगी, और लास्ट में आपसे पूछ लेगा आपका क्वेश्चन। लेट्स टेक क्वेश्चन से, इससे पहले पूरा स्टोरी पार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा होता है। तो ये कॉमन पैटर्न है गाइस केस स्टडी क्वेश्चन पूछने का, इसको पकड़ो पहले तो, ठीक है। आओ तो अब मैं आंसर लिखना सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को, आता हूं पॉइंट के ऊपर। तो लीजिए गाइस, हमने बात की थी P4 की, तो आंसर लिखने का बेस्ट पैटर्न दे रहा हूं आज P4। नोट कर लो इस पैटर्न को, P4 पैराग्राफ 1 2 3 4 कैसे लिखना है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो आपको अभी इसी क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में लिखेंगे, आओ बात करते हैं। सबसे पहली बात अब मैं सिखाने वाला हूं P1 P2 P3 लिखते कैसे हैं गाइस, और कौन सी कॉमन लाइन है जिसे हम किसी भी आंसर में यूज कर सकते हैं, किसी भी आंसर में यूज कर सकते हैं। चलो भैया, बहुत काम की चीज होने वाली है आज की क्लास, तो ध्यान रखना, इसको मिस मत करना बेटा। हम आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन वाइज स्टार्ट करूंगा मैं। तो आंसर जब लिखते हैं तो पहले बात आती है P1 की, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट लो में होती नहीं आंसर लिखने की, और ना ही उस तरह बन सकता है, पहली बात, ठीक है। आते हैं पॉइंट। हाँ सर, यस सोहन, ऐसे नहीं करना बेटा, समझेंगे उस पॉइंट को, है ना। हाँ जी पवन, वेलकम बेटा। तो लिसन टू मी गाइस, मैं यहाँ पर नॉर्मली हिंट के पॉइंट से लिख रहा हूँ पैराग्राफ 1, दैट इज P1 नोट कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में P1 लिख के नहीं आना, आपको आंसर लिख के आना पैराग्राफ। मैं लाइन सिखा रहा हूँ कैसे लाइन बनती है, तो देखो 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 भाई साहब, बात कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हमारे पास में हम पैराग्राफ 1 बना रहे हैं, बॉक्स आपको नहीं बनाने, मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बना रहा हूं। आपके पैराग्राफ पॉइंट की पहली लाइन क्या बनेगी, सीख लो। लाइन नंबर 1, जहां से आपका आंसर आज के बाद शुरू करोगे, सुन लो। या तो आपको सेक्शन याद है या नहीं है, दो ही केस है। मैं हर बच्चे का रिप्लाई करूंगा, तुम्हारे मन में उठने वाले सभी क्वेश्चन रिप्लाई आज करने वाला हूं। या तो हमें सेक्शन याद है या हमें सेक्शन याद नहीं है उस प्रोविजन का। जैसे एग्जांपल, अभी तुमने केस स्टडी क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आप उसका सेक्शन याद आ गया, सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1, लेकिन नहीं याद आया तो क्या करते? हमारा आंसर की शुरुआत कहां से करते? याद आया तो क्या, नहीं आया तो क्या, दोनों सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को। तो सर एग्जाम में हमारे पास में हमें सेक्शन याद आ गया तो क्या, नहीं आया तो क्या, तो बेटा आपके आंसर की लाइन शुरुआत होती है एज पर। साथ साथ में आज ये पैटर्न लिख लो, नोट कर लो इस पैटर्न को साथ साथ में। तो एज पर, अगर मुझे सेक्शन याद था तो सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1, मुझे सेक्शन याद नहीं था तो आप आज के बाद वर्ड यूज करेंगे प्रोविजन, क्योंकि सेक्शन में लिखा क्या होता है, प्रोविजन। डैम श्योर आप खुद चेक करना, बताना लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, बाद में ये पूरा पसंद आने के बाद कि एक्चुअली क्या नंबर कट पाएगा इसके अंदर। आओ दिखाता हूं। चलो, तो पहली बात, एज पर अगर सेक्शन याद नहीं आया तो वी शुड यूज द वर्ड, लिखो प्रोविजन। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ दी, ये लाइन कॉमन लाइन जो मैं व्हाइट से लिख रहा हूं, लाइन कॉमन लाइन रहेगी। एज पर द प्रोविजन ऑफ, कौन सा एक्ट था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर सेल ऑफ गुड्स था तो वो लिखते, पार्टनरशिप था वो लिखते, कंपनी था वो लिखते। तो वर्ड आया, हमने पहचान लिया एक्ट कौन सा था, याद करो एसीपी में एक्ट कौन था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सॉरी क्या लिखा, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा आपकी पहली लाइन तैयार हो चुकी है, आपके आंसर की पहली लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या है, ओके वेलकम बेटा। सेक्शन है, या तो सेक्शन लिखो, नहीं आया तो यू कैन यूज दी, यू कैन रिप्लेस द सेक्शन वर्ड विद द प्रोविजन। दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं होने वाला। बट सेक्शन के लिए अगर श्योर नहीं हो एग्जाम के अंदर, डू नॉट यूज राइट द सेक्शन, राइट द वर्ड प्रोविजन। आप वहां पे प्रोविजन लिखेंगे, सेक्शन यूज नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरे पॉइंट पे आता हूं। अब आपकी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तो लिख ली, P1 की फर्स्ट लाइन तो लिख ली, सर सेकंड लाइन कहां से लिखेंगे? अब सुनो ध्यान से बात को, आज के बाद कॉमन पैटर्न यूज करना, पहली बात। इसके बाद लाइन नंबर 2 क्या बनती है, लाइन नंबर 2, पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 बनती है बेटा हमारे पास में, जब आपका क्वेश्चन जो पूछा हुआ होता है ना, उसके लास्ट पॉइंट में चेक करना क्या बोल रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर, स्टोरी क्वेश्चन के अंदर जो ये पूछता है नीचे वाला पॉइंट, इसका आंसर लिखना, इसका आंसर लिखना जिसे हम बोलते हैं फैक्ट।
इसका आंसर लिखना ही आपकी सेकंड लाइन बनेगी। तो बताओ एज पर दिस क्वेश्चन, हाँ सर हर क्वेश्चन में बेटा लिख सकते हैं मिस्टी, एग्जैक्टली बेटा। एज पर दिस क्वेश्चन टेल मी बेटा, आई एम गिविंग ए कॉमन पैटर्न ना बेटा मिस्टी। तो क्या बोला बताओ, उसने पूछा था मिस्टर लाली सक्सीड हो पाई किस चीज में, कि भैया वो केस फाइल करना चाहती है रमेश पर। तो बताओ पहला आंसर दो मुझे, सक्सीड हो पाएगी केस फाइल करने में, नहीं हो पाएगी? रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का आंसर, फैक्ट का आंसर दो मुझे। क्या मिस्टर लाली को जो प्रॉमिस किया गया था ना, मिस्टर लाली सक्सीड हो पाएगी केस फाइल करने में एज पर लॉ या नहीं हो पाएगी? टेल मी टेल मी टेल मी, क्वेश्चन का रिप्लाई दो मुझे। और ये चीज चेक करना पूरे लॉ में एप्लीकेबल भाई, पूरे लॉ के अंदर। वेरी गुड जी, जवाब दो मुझे इस बात का, क्या वो केस फाइल कर पाएगी? अनमोल कह रहा नहीं, मिट्टू कह रहा यस, आराध्या कह रही करेगी, असलन कह रहा यस। बेटे अभी पढ़ा था प्रोविजन क्या कह रहा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले पार्ट में अगर अग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो और रिटर्न हो तो बेटा केस फाइल किया जा सकता है। समझ में आया? वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? केस फाइल कर पाएगी। तो मैं क्या लिखूं बताना आंसर में? क्या मुझे कोई लाइन बनानी पड़ रही है? नहीं, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, आंसर ये बनेगा। तो देखो क्या होगा, पहली लाइन कॉमन होगी, फर्स्ट लाइन विल बी द कॉमन लाइन, सेकंड लाइन लिखता हूं, सुनना ध्यान से। क्या बनेगा आंसर? सर आंसर क्या बोला, सीधा आंसर पे आओ। मिस्टर लॉ में बना के लिखना नहीं होता, सीधा पॉइंट पे आते हैं। क्या बोला? मिस्टर लाली, क्या पूछा? सक्सीड हो पाएगी, तो सेम लाइन लिखो, मिस्टर लाली विल बी सक्सीडेड। जो क्वेश्चन की लाइन है मैंने उसी को उठाया, विल बी सक्सीडेड इन फाइलिंग दिस शूट, इन फाइलिंग दिस शूट अगेंस्ट, आंसर देख लो कैसे लिख रहा हूं मैं, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? मिस्टर रमेश। बताओ बेटा बताओ, क्या इस लाइन को मैंने बना के लिखा या तुमने सिर्फ क्वेश्चन की लाइन का आंसर दिया? बोलो यस सर नो। तो पैराग्राफ नंबर 1 की 2 लाइनें लिख चुके हो और अभी तक किसी काटने की हिम्मत नहीं है। देख रहे हो वहां से, फर्स्ट लाइन कॉमन लाइन, दूसरी लाइन क्या बनी हमारी? फैक्ट की लाइन। तो अगर ये बोलूं क्या बोलेगा? जैसे कॉमन लाइन है, ये फैक्ट का आंसर है। हमेशा सेकंड लाइन यूज कीजिए फैक्ट के ऊपर, क्योंकि लो आपसे सिंपली सीधा क्वेश्चन पूछ रहे ना भाई। अब कोई तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या, तुम बोलो एड्रेस मेरा ये, यहां से आता हूं, पूछा क्या था? क्वेश्चन क्या पूछा? नाम बता। ऐसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्या केस फाइल कर पाएगी? तो आंसर इज यस, केस फाइल कर पाएगी। यस बेटा, हाँ जी, आराध्या डन बेटा। दूसरे पॉइंट पे आता हूं। अब 2 लाइन तो हो गई, थर्ड लाइन आंसर में क्या लिखी जाएगी? हमेशा चेक करना क्या लिखूंगा गाइस। जब भी अपना आंसर दिया तो आपको आंसर ने, आपने आंसर दिया किस ग्राउंड पर दिया? लो भैया ग्राउंड की बात करता है, बेसिस की बात करता है। तो बेस क्या बनेगा? प्रोविजन, कॉमन चीज। तो एक वर्ड लिखेंगे कॉमन, और हमें लिखने बाद ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब किस बेस पर आंसर दे रहे हो। तो बताओ मुझे अब मैं यहां पर क्या ऐड ऑन करूं? जवाब दो। अब मैं यहां पर ऑन द ग्राउंड में क्या ऐड ऑन करूं? जवाब दो बेटा, बताओ मुझे। क्या आपका जो प्रोविजन का आंसर था क्वेश्चन के अंदर, क्या डिट्टो वही लिख दूं यहां पे? आंसर इज यस। पहले फर्स्ट लाइन कॉमन हो गई, सेकंड लाइन फैक्ट का आंसर, थर्ड लाइन क्या बनेगी? हमें यूज कर लो पैटर्न को, हर क्वेश्चन एप्लीकेबल है, चेक कर लो चाहे जाके। हाँ यस, वर्ड्स में लिखना है एग्जैक्टली। तो प्रोविजन था हमारे पास में, इसका प्रोविजन क्या था? क्या बना प्रोविजन? या लिखा था प्रोविजन क्या बना था? सर एक्सेप्शन है किसकी? इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरेशन टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। याद है लाइन? ये सेम प्रोविजन क्लास में लिखवाया था मैंने, आपको याद करो, सेम डिट्टो प्रोविजन लिखवाया था, याद आया? तो क्या करूंगा, जो प्रोविजन हमारा था डिट्टो वही लिखने वाला हूं। तो क्या बनूंगा आंसर? बताओ ऑन द ग्राउंड में क्या बनेगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्या था प्रोविजन? अफेक्शन। देयर इज नो नीड, सेम टू सेम जो मैंने क्लास में लिखवाया है, देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरेशन। बताओ नारायण को लिखवाया नहीं लिखवाया पॉइंट? देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरेशन टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ क्या एग्जामिनर मेरा यहां तक का पार्ट कट कर सकता है किसी भी हाल में? कभी नहीं कर सकता बेटा। तुम बताओ कर सकता है क्या? तुम भी बता दो मुझे, क्या एग्जामिनर यहां तक की लाइनों को कट कर सकता है मेरे पार्ट में, मेरे आंसर की लाइन को? वेरी गुड, याद है सर, नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट लाइन कॉमन लिखी, सेकंड हमने अपने फैक्ट का आंसर लिखा, थर्ड में हमने प्रोविजन लिखा। 3 बातों से हमारी चेक करो करीबन 4 से 5 लाइनें आपकी बन जाएंगी, जो कि गलती नहीं किसी भी एंगल से। समझ में आया? हाँ, बिग नो, नहीं कर सकता। वेरी गुड। अब अगर आप चाहो तो अपने पैराग्राफ की लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। तो लॉ में भी एक्सटेंड करने का तरीका सिखा रहा हूं, सुन लो कैसे करते हैं। अब क्या करना है, जैसे आपने स्टार्टिंग की 3 लाइनों को स्टार्ट किया 3 पार्ट्स में, देखो पैराग्राफ 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जैसे ये चालू किया ना मेरे भाई, इसके बाद में अब अपनी नेक्स्ट लाइन क्या बना सकते हो? अभी P1 लिख रहे हो, P2 पे तो आया भी नहीं हूं मैं,
अभी सिर्फ P1 लिख रहे हो आप, P1, P2 पे तो आया ही नहीं हूं, P2 P3 P4 बाकी है, इसकी बात कर रहा हूं। तो जैसे हमारे पास में आया, वेरी गुड सर, नहीं कर सकता, एग्जामिनर बोलेगा बाबा को, हाँ बाबा से पढ़ के कोई दिक्कत नहीं, नाइस बेटा। तो अब आते लाइन, सुनो ध्यान से क्या होती है गाइस। अब से अपने पास में यू कैन यूज जो आपने फैक्ट लिखा था ना और जो आपने प्रोविजन लिखा था, फैक्ट और प्रोविजन की लाइन को, दैट इज कॉल्ड फैक्ट प्लस प्रोविजन, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को कनेक्ट करके आप अपने आंसर को बढ़ाएंगे। कैसे, सुनना। तो फैक्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या था कि मिस्टर लाली केस फाइल कर पाएगी, बोला आप लोगों ने, बोलो लिखा। प्रोविजन कह रहा है क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस था, बोलो क्लियर है। तो इन दोनों पार्ट को अगर मैं प्रोविजन के साथ अगर फैक्ट को जोड़ दूं, कंबाइन कर दूं, तो यहां पर अपनी एक नई लाइन बना सकते हो आप। क्या बनेगी, दिखाता हूं फोकस सामने, मैंने कर दिया, वेरी गुड। तो क्या होगा, सुनना ध्यान से बात को। चलो चलो कोई नहीं, स्पैम करने से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बहुत सुनना क्या बोलूंगा। अब मेरी नेक्स्ट लाइन क्या बने, पैराग्राफ 1 के अंदर ही, तो क्या बोलूंगा, इन द गिवन केस यू कैन स्टार्ट विद द लाइन। आप जैसे अपना प्रोविजन लिखोगे उसके बाद में यू कैन स्टार्ट विद द लाइन। कॉमन वर्ड क्या है, इन द गिवन केस, कॉमन वर्ड लिख रहा हूं, इन द गिवन केस, ये कॉमन लिखोगे हर क्वेश्चन के अंदर। इन द गिवन केस, गिवन सिचुएशन बोल सकते हो, गिवन केस बोल सकते हो। क्या होगा, अब बताओ, गिवन केस में लाली केस फाइल कर पाई क्योंकि केस नेचुरल अफेक्शन का पॉइंट था। तो कैसे कनेक्ट करूं, चाहे तो मैं पहले प्रोविजन को उठा लूं या फैक्ट की रंग उठा लूं, दोनों में कुछ भी पिक कर लो, लेकिन कनेक्शन बनना चाहिए। तो कनेक्शन क्या बनेगा बेटा, इन द गिवन केस क्या होगा, गिवन केस मिस्टर लाली filed a Mr. Lally can file a suit, can file a suit, Mr. Lally केस फाइल कर पाएगी, शूट, सेम लाइन कॉमन रिपीट कर रहा हूं मैं, अगेंस्ट मिस्टर रमेश, लेकिन आंसर चेंज करूंगा, देखना, मिस्टर रमेश, क्यों बेटा, एज क्यों, एज दे आर इनटू नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप। पहला वर्ड क्या आएगा, पहला वर्ड तो क्या है, इनके रिलेशन को नियरनेस में काउंट किया, लिखवाया था मैंने, नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप वाला पार्ट। तो इन नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप, पहली बात तो क्या, उनका रिलेशन क्या है, नियरनेस में काउंट होता है। दूसरा वर्ड क्या है, एंड द अग्रीमेंट मेड, जो उन्होंने अग्रीमेंट किया था, क्वेश्चन उठा रहा हूं, एंड द अग्रीमेंट मेड क्या था, वॉज, बताओ क्या था, क्वेश्चन ने कहा था भैया रिटर्न में था और रजिस्टर्ड था, हाँ है ना, और यही आपके प्रोविजन में लिखवाया था, याद करो क्या लिखवाया था, वॉज रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। चेक करो बेटा, आपकी फोर्थ लाइन बदल गई है, ऑटोमेटिकली आपकी फोर्थ लाइन चेंज हो गई बिना कुछ चेंजेस किए। चेक करो, एंड दिस विल बी यू द फर्स्ट पैराग्राफ। बताओ क्या किसी भी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ लिखना मुश्किल है, लग रहा है तुमको फर्स्ट प्रोविजन मुश्किल है क्या, लॉ के किसी भी पार्ट में फर्स्ट लाइन द कॉमन वर्ड, दूसरा फैक्ट का आंसर, तीसरा प्रोविजन, और फोर्थ में कंबाइंड वर्ड, दैट इज फैक्ट प्लस प्रोविजन। बताओ क्या ये पैटर्न याद रहेगा पैराग्राफ 1 लिखने के लिए, बोलो बोलो बोलो, और क्या एग्जामिनर इस पे नंबर काट सकता है आपके, बताओ बताओ बताओ, हाँ जी, नो 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 नो, क्या एग्जामिनर किसी भी हाल में इस पार्ट पे नंबर काट सकता है आपके, और क्या ये सेम पैटर्न आपके कंप्लीट पार्ट पे एप्लीकेबल होगा, यस और नो, टेल मी, बताओ बेटा, नहीं 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 होगा। तो क्या मैं P2 पे आऊं बेटा, तो पैराग्राफ 1 आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में लिख पाओगे आप, हाँ या ना, क्या पैराग्राफ 1 किसी भी क्वेश्चन में लिख पाओगे, कृतिका कह रही है हैप्पी बर्थडे सोहन, सोहन तेरा बर्थडे है बेटा, सच्ची मुच्ची, तुम जियो हजारों साल साल, सोहन बहुत प्यारा बच्चा हमारा, हैप्पी बर्थडे सोहन बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। लेकिन सोहन तुम्हारा सीनियर बन चुका, तुम्हें पता है, हाँ इंटर में वो, यार आगे बढ़े, चले, वो खुद बोल रहे 5 महीने बाद आपसे मिलने आया हूं सर मैं, चलो डन है गाइस। तो ये था गाइस P1। अब मैं आता हूं P2 के ऊपर। जिन बच्चों को एग्जाम्पल लिखना नहीं आता, रट्टा मारते हैं बुक के अंदर, लो के अंदर, पता है करते हैं, रट्टा मारते हैं लाइनों को, एक्स एंड वाई, एक्स ने इसको बोला, बी ने, क्यों करना है भाई, लॉ ने कहीं लिखा है, तुम बताओ मुझे, क्या लॉ ने कहीं भी मेंशन किया है क्या कि यू मस्ट यूज द वर्ड एक्स एंड वाई एंड ए एंड बी, बताओ मुझे। थैंक यू सर, बस आपका आशीर्वाद बेटा हमेशा तेरे पर, गॉड ब्लेस यू बेटा, हैप्पी बर्थडे अगेन। टेल मी, मुझे बताओ
क्या लॉ ने कहीं भी ये बात मेंशन की है क्या कि एग्जांपल में हमेशा एक्स एंड वाई यूज करोगे? नहीं सर। तो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं एग्जांपल का एक ऐसा पैटर्न जिसके बाद में तुम्हें एग्जांपल पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। दिखाऊं? आओ दिखाता हूं, लिसन टू मी। अच्छा सोन फिर से नालायक, बता हाथ दो के कर फिर से, मुझे लगा सीनियर बन गया भाई साहब। सुनो ध्यान से बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, तो फर्स्ट पैराग्राफ सुनो ध्यान से बात को। अब आता हूं पैराग्राफ नंबर 2। P1 डन है गाइस, आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत आ रही है ना? आओ चलो भैया आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 के ऊपर जो बनता है P2। और आज के बाद हैबिट बना लो, लॉ में आंसर को एक्सटेंड करने का एक पैटर्न होता है भाई, ये नहीं कुछ भी लिख दिया। तो आप दिखाता हूं, मैंने आपसे पूछा क्या कभी एग्जाम्पल को डिफाइन करने के लिए क्या आपके पास में एक्स एंड वाई यूज करना, हमेशा नहीं करना। तो प्रैक्टिकली क्या है, जब लॉ ने खुद फ्रीडम दिया है कि यू कैन यूज योर ऑन नेम, यू कैन यूज योर ऑन अमाउंट, अपनी खुद की अमाउंट यूज कर सकते हो। तो आओ तुम्हें पैटर्न सिखाता हूं एग्जांपल लिखने का। तो हमारे पैराग्राफ नंबर 2 को मैं नाम देता हूं क्या बेटा, जैसे आपने पैराग्राफ 1 लिखा आंसर के अंदर आप ऐड ऑन करेंगे एग्जांपल। और बता देता हूं बेटा, जितने भी बच्चे तो 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ना, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उस 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर आप अगर पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 लिख के आ जाते हो ना, आपको पूरा नंबर मिलेगा पहली बार। पैराग्राफ 3 4 तक तो तब पहुंचना है जब क्वेश्चन 6 नंबर 5 नंबर में आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, आओ दिखाता हूं। तो आते हैं एग्जांपल लिखने का पैटर्न सिखा रहा हूं आज के बाद, देखो ध्यान से और देखना अप्लाई होता है नहीं होता। ऐसे नहीं है भैया, खुल के बोल रहा हूं, पहले इस्तेमाल करो कि क्या प्रैक्टिकली जो बोल रहा हूं वो एप्लीकेबल है या नहीं है। दिल से बोलना, अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो बात समझते हैं, बात सुनो। एग्जांपल लिखने का पैटर्न सिखा रहा हूं बेटा, इसका नाम है NSAR। सबसे इजी पैटर्न है गाइस NSAR। ये सारे पैटर्न मैंने बनाए हुए हैं तुम लोगों के लिए। हाँ, तो NSAR इज ए पैटर्न गाइस टू राइट द एग्जांपल। क्या बोलता हूं, N फॉर नेम, S फॉर स्टोरी, A फॉर अमाउंट एंड R फॉर रिजल्ट। नाम दिया मैंने N फॉर नेम, S फॉर स्टोरी, A फॉर अमाउंट, R फॉर रिजल्ट। सर क्या कैसे बने एग्जांपल, देखो बेटा दिखाता हूं। एक बात तो कॉमन समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई केस स्टडी क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां नेम मिलेंगे। नेम दिया था ना, रमेश एंड लाली मिला था ना, तो हर क्वेश्चन में नेम तो मिलते हैं। एस फॉर स्टोरी, स्टोरी भी मिलेगी, कहानी वाइफ थी, पति पत्नी की बातें हो रही है। नंबर 2, स्टोरी के अंदर आपके पास हो सकता है अमाउंट की बात करे, ऑब्जेक्ट की बात करे, किसी भी बात की बात करेगा। थर्ड पॉइंट, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट भी दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर। केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर आपको ये 3 चीज तो मिलती है ना, नेम मिलता है, स्टोरी मिलती है, अमाउंट मिलता है। रिजल्ट का मतलब होता है प्रोविजन। अब करना क्या है वो सुनो। आज के बाद जब भी कोई केस स्टडी क्वेश्चन दिखे एंड यू हैव टू राइट द एग्जांपल, कुछ मत सोचो, सिंपली जो क्वेश्चन के नेम है चेक करना कि बदलेगा नहीं बदलेगा, अप्लाई करना। जो क्वेश्चन में नाम दिए गए, अगर मैं नाम को बदल दूं, क्वेश्चन ने जो स्टोरी दी, दैट मींस जो ऑब्जेक्ट की बात की, किसी गुड्स की बात कर रहा है, किसी सर्विस की बात कर रहा है, तो अगर मैं स्टोरी को चेंज कर दूं अपने अकॉर्डिंग, कहीं पे लिखा था एसी, मैंने कर दिया फ्रिज, कहीं पे लिखा बाइक, मैंने कर दिया कार, चेंज हो गया स्टोरी। उसके बाद अमाउंट यहां दिया 50,000, मैंने कर दिया 2 लाख रुपए, मर्जी मेरी है। तो नेम चेंज, स्टोरी चेंज, अमाउंट चेंज। और रिजल्ट मतलब प्रोविजन अगर मैं सेम रखूं जो आपने लिख लिया एक्सेप्शन वाले पॉइंट के अंदर, तो बताओ बेटा अगर मैं इन चारों में से पहली 3 चीजें बदल दूं और रिजल्ट सेम रखूं, तो जवाब दो बेटा मुझे। हाँ, बाबू शोना नाम रख देंगे, बाबू एंड शोना रख देंगे नाम इसका। तो बताओ, एग्जांपल दिखाता हूं, लेट मी शो यू। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन के अंदर, फोकस सामने, अभी दिखाता हूं एग्जांपल कैसे बनता है। रट्टा मारना बंद आज के बाद से, सीखना चालू। तो सीख के पढ़ना होता है मेरे भाई। पता नहीं किसने किसने कह दिया, हाँ हमारे टाइम में भी टीचर बोलते रहे रट्टा मार लो। क्यों रट्टा मार लो भाई, हर चीज पढ़ने की होती है भाई। अगर मैं रमेश की जगह कर दूं बाबू, बताना, और लाली की जगह कर दूं सोना, तो नाम चेंज हो गए सर, पहला वर्ड। सर दूसरा, यहां पर अमाउंट, स्टोरी की बात कर रहा हूं भाई, बर्थडे की बात कर रहा है, मैं बर्थडे नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एनिवर्सरी है भैया उसकी। क्या है उसकी? एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी थी। स्टोरी चेंज। अमाउंट लिखा 50,000, मैंने लिखा भैया 2 लाख रुपए, अमाउंट चेंज। ठीक है, और प्रोविजन का आंसर मैं लास्ट में वही लिखूंगा, नेचुरल परफेक्शन वाला पॉइंट। बताओ मुझे, अगर मैंने नाम इस कहानी पूरी क्वेश्चन के अंदर नेम, स्टोरी, अमाउंट चेंज कर दिया, तो क्या आपका एक नया एग्जांपल रेडी हुआ या नहीं हुआ? हाँ, यस बेटा अनमोल। सब लोग नॉर्मली 3 बनाते हैं प्रोविजन फैक्ट, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया उनको प्रैक्टिकली सबने यही सीखा है बेटा। और वी आर चेंजिंग द पैटर्न, ताकि हमारे पास में हमें ऐसे रट्टा विकेशन में ना चलना पड़े, सीख के पढ़ना पड़े। यस बेटा अनमोल, एग्जैक्टली। नालायक सोहन, ऐसा नहीं हो सकता, तू प्रोविजन गलत लिख के आया नालायक, हद हो गया। बाबू सोना लिख के आया। बोलो क्लियर हुआ? अब बताओ, अगर चेंज करूं कर सकता हूं मैं?
चले आओ बात कर लेते। तो देखो ध्यान से गाइस, अब बताओ, मैं प्रो एग्जांपल बना रहा हूं। तो नेम में क्या है, यू कैन चेंज द स्टोरी। फर्स्ट क्या लिखूंगा, अब बताओ, मैं जो मन में चाहे वो स्टोरी बना सकता हूं। यस, तो लिखता हूं बाबू, मिस्टर बाबू, क्या बोलूं, प्रोमिस्ड। मैं कहानी बनाना, क्योंकि एग्जांपल के लिए आपके पास कोई भी पैटर्न, लो ने नहीं बोला कि एग्जांपल डिट्टो ऐसे होना चाहिए, नो, यू कैन चेंज योर लाइंस। तो क्या बोला, मिस्टर बाबू प्रोमिस टू पे, क्या लिखूं, ₹2 लाख, देखना यहां पे, 2 लाख टू हिज वाइफ, वाइफ का नाम क्या है, मिसिस सोना, मिसिस सोना, ठीक है, एज या ऑन हर, किसके, ऑन हर मैरिज एनिवर्सरी या ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी, अपनी मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे 2 लाख रुपए देगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे बात खत्म नहीं हुई, आपने सेम प्रोविजन में लाइन लेके जानी है। प्रोविजन क्या था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला प्रोविजन। तो क्या लिखूंगा, मिसिस शोना, मिसिस शोना मेड द अग्रीमेंट, क्या किया, उसने जो अग्रीमेंट किया था वो वाला अग्रीमेंट, किसमें, इन रिटर्न, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड द सेम। दिख रहा है यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा, लाइनें बना रहा हूं वहां से ऊपर उठा के, एंड रजिस्टर्ड दी सेम, सिंपली क्वेश्चन से उठा रहा हूं लाइन में। मिसिस सोना ने उसको रिटर्न में करवा लिया और रजिस्ट्री करवा ली, कोर्ट में रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री कर दो। ठीक है, आगे बात करना। अब बताओ मुझे, ये हो गया, अब क्या हुआ, क्योंकि आपको नेम कर दिया, स्टोरी हो गया, अमाउंट हो गया। अब बोला रिजल्ट, मतलब होता है प्रोविजन, प्रोविजन को सेम रखना है, मतलब प्रैक्टिकली NSA को तो करना है चेंज, इन्हें कर दो चेंज और इसे कर दो सेम। तो क्या बनेगा, अब क्या हुआ, लेटर ऑन, बाद में, मिस्टर बाबू, बेटा रैंडम बना रहा हूं, देख लो ध्यान से, मिस्टर बाबू डिनाइड, मना कर दिया, डिनाइड टू पे दी अमाउंट, डिनाइड टू पे दी अमाउंट टू मिसिस सोना, उसने पैसा पे करने से मना कर दिया। अब सुनना, एग्जाम्पल के अंदर यहां तक की बात तो लिख दी मैंने, एग्जाम्पल के अंदर एक चीज सबसे बड़ी ध्यान रखनी है गाइस, एग्जाम्पल के अंदर जब अपना आंसर लिखते हो ना लास्ट के अंदर, वो आपको लिखना, रिजल्ट लिखना होगा। रिजल्ट मतलब यहां पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे, यहां पे लिखोगे कि केस फाइल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, पैसा ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। तो जवाब दो एज पर जो मैंने अभी तक लिखा, क्या इसका आंसर क्या बनेगा। एग्जामिनर भी तो ऐसी स्टोरी बना के बोलता है केस स्टडी क्वेश्चन। तो बताओ अभी तक जो मैंने लिखा कि उसने मना कर दिया जबकि रिटर्न रजिस्टर्ड था, तो बताओ क्या यहां पे शोना बाबू से पैसे ले पाई, हाँ या ना, हाँ बताओ, क्या यहां पर पैसा ले पाएगी। आराध्या बेटा नंबरिंग मैं डाल रहा हूं लाइंस के लिए, लेकिन आपको सीधा लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है बेटा, ये लाइनों के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूं मैं, आप इन्हें कंबाइन कर देंगे, पैराग्राफ बन जाएगा ऑटोमेटिक। बताओ ले पाएगी पैसा, ले पाएगी, तो क्या बोलूंगा, इन दिस केस, क्या बोलूंगा, मिसिस सोना क्या कर पाएगी, बोलो, कैन फाइल ए शूट, वो केस डाल सकती है। सीधा आंसर लिखोगे, एग्जाम्पल में यही फर्क होता है, लास्ट में आपको आंसर लिखना होता है इसके अंदर कि क्या हुआ होगा। फाइल ए शूट एंड क्लेम द अमाउंट, कितनी रुपीस थी, ऑफ ₹2 लाख, वो 2 लाख रुपए ले पाएगी। लो बेटा बन गया एग्जाम्पल तुम्हारा, NSAR। देखो ध्यान से दिखाता हूं, नेम तुमने लिखी लिए, नेम चेंज, नेम, ठीक है, स्टोरी के अंदर आपने एनिवर्सरी बना दिया और अमाउंट चेंज कर दी, अमाउंट, स्टोरी, और फाइनली क्या है, दिस इज कॉल्ड रिजल्ट, ये है रिजल्ट का पार्ट, NSAR। तो बताओ क्या किसी भी क्वेश्चन पे आप अगर केस स्टडी क्वेश्चन, स्पेशली बात कर रहा हूं केस लो क्वेश्चंस की, तो क्या आप लोगों का एग्जाम्पल बन सकता है, हाँ या ना। फर्स्ट में लिखा पैराग्राफ 1 कैसे बना, आपके सामने लाइन है, नंबर 2 उसके बाद आपने लिखा एग्जाम्पल, बोलो क्लियर है यहां तक। अब बताओ एग्जाम्पल में तुमने क्या चेंज किया, कुछ नहीं किया, लेकिन पूरा एग्जाम्पल बदल चुका हमारे पास में, ले पाएगी, ले पाएगी, ले पाएगी, ले पाएगी, समझ में आया, क्लियर है। तो हमारे पास P1 P2 लिख लिया, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आया तो P1 एंड P2 इज इनफ बेटा, P1 P2 इनफ रहता है एग्जाम में, अगर आपके पास क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आया तो। बोलो समझ में आया यहां तक। क्या मैं P3 की ओर मूव करूं अब, हाँ दुर्गेश पहले ही सर कंक्लूड कर सकते हैं जैसे आपने की, हाँ दुर्गेश यस बेटा, नालायक सोहन नालायक है तू, चले करवाओ, ये तो जादू है। क्लियर हो गया, डन, आगे बढ़ू।
बद्दे बॉय। चले आगे आते हैं गाइस। P1 P2 तो हो गया, अब चेक करो हमारे पास में P1 हो गया, P2 हो गया। अब आते हैं P3 के ऊपर। पैराग्राफ नंबर 3 कैसा लिखोगे, पैराग्राफ 4 क्या लिखोगे? पैराग्राफ नंबर 3 के ऊपर मैं बात पहले भी कर चुका हूं, केस स्टडी लिखना। अब एक बात सुनना, अगर पहली बात सुनना, ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन ने केस स्टडी, क्वेश्चन के उस प्रोविजन में आपने कोई केस स्टडी पढ़ी है तो लिखोगे, नहीं पढ़ी है तो यू शुड अवॉइड द केस स्टडी। लिखोगे कहां से जब किसी प्रोविजन में आपके सिलेबस में केस स्टडी दी ही नहीं है, कहां से लिखोगे? तो कहने का मतलब लिसन टू मी, देखो ध्यान से। यस बेटा, क्या बोला? स्क्रीनशॉट लेना तो P2 का ले बेटा, ले P2 ये रहा। तो P3 मैंने पहले भी क्लास में सिखा दिया है, NSPC, नेम स्टोरी प्लेंटिव कोर्ट जजमेंट। नेम स्टोरी प्लेंटिव कोर्ट जजमेंट। तो जिन पार्ट्स में केस स्टडी होती है, जैसे एग्जांपल केस स्टडी आया था चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला, तो आपने बैक टू में पढ़ा हुआ याद है? चिन्नैया वर्सेस रमैया, रामचंद्र चिंतामणि वर्सेस कालू राजू, याद है? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। तो जहां पर केस स्टडी है तो वहां केस स्टडी लिखोगे। तो केस स्टडी लिखने के लिए मैंने पैटर्न सिखाया हुआ, अभी रिपीट यहां पे नहीं करूंगा, बट बता रखा है मैंने क्लास के अंदर, डिटेल में मैंने केस स्टडी लिखना सिखाया है बेटा आप लोगों को। तो देखो ध्यान से, बट P3 में क्या लिखते हैं सुन लो। P3 में हम लिखेंगे, हेडिंग बनेगी हमारे पास में क्या? रिलेटेड केस स्टडी। ये हेडिंग से याद रखना, रिलेटेड बोल सकता हूं, आई कैन यू रेफरेंस बोल सकता हूं, रिलेटेड केस स्टडी। एग्जाम में नंबर लेना एक तरीका है, स्ट्रेटेजी होती है। व्हाइल यूजिंग द पैराग्राफ, आप पैराग्राफ कंबाइन कर दोगे, बिगड़ गया आंसर। पार्ट्स में मांगोगे नंबर, तो नंबर मार्क्स में पार्ट्स में मिलते हैं हमारे पास में। तो अब वर्ड आया केस स्टडी, कौन सी? केस स्टडी। अब यहां पर सोचो ध्यान से, हमने इस वाले पार्ट में प्रोविजन में हमें केस स्टडी नहीं दी गई थी, तो यू कैन स्किप द केस स्टडी। लेकिन अगर केस स्टडी होती तो आई एम हैविंग द पैटर्न जो मैंने क्लास में सिखाया बेटा, ये रिपीट नहीं करूंगा। नेम स्टोरी प्लेंटिव कोर्ट जजमेंट, एक ऐसा पैटर्न जिसकी हेल्प से आप किसी भी केस स्टडी को अपने एक पैटर्न में लिख सकते हो। सबसे पहले नेम, कहानी का नाम, उसके बाद स्टोरी के पॉइंट्स, प्लेंटिव किसने, हु फाइल्ड द शूट, किसने केस फाइल किया, हु फाइल्ड द शूट अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट में किसने केस फाइल किया, और लास्ट में सी इज कॉल्ड कोर्ट जजमेंट। वी कैन स्टार्ट विद द कोर्ट जजमेंट कि कोर्ट हेल्ड दैट, क्या हुआ था। तो ये पैटर्न मैं क्लास में सिखा चुका हूं। P3 आपको तभी लिखना होता है, दैट इज केस स्टडी एग्जाम में तभी लिखनी होती है अगर उस प्रोविजन में केस स्टडी पढ़ी है, या अगर नहीं याद आई यू कैन स्किप। लेकिन सर फिर नंबर कहां से आएंगे बेटा, इसलिए तो P4 बनाया मैंने। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको केस स्टडी नहीं है या नहीं याद है तो यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट टू P4 आफ्टर P2। क्योंकि एक्चुअली सोचो ना ध्यान से, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन भी दिया गया और मैंने अगर 2 पार्ट तो पहले बना दिए, फर्स्ट पैराग्राफ विच इज वेरी इजी, सेकंड पैराग्राफ विच इज वेरी वेरी इजी, तो 2 तो बन ही चुके। मार्क्स डिवीजन कैसे करेगा? 2 + 2 या 1.5 रिमेंबर, 3 + 2 ऐसे डिवाइड करेगा ना। आज तो बेटा क्लास रेगुलर हो रही थी, धनुष बैच हो रहा था, लेकिन अभी हमने क्लास शिफ्ट कर दिया बेटा, ऐप पे शिफ्ट कर दिए क्लासेस। तो अभी तक रिवीजन के पार्ट में मैं ऑलमोस्ट रिवीजन करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। धनुष बैच फॉर CMA फाउंडेशन एंड भीष्म बैच फॉर CA फाउंडेशन, दोनों बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर। आप सेम चैनल पे जाके पिछले जो भी एक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हो, जो भी क्लास ली है। आई थिंक हम लोगों ने 2 या 3 एक्ट कवर कर लिए क्लास सिलेबस के, ठीक है, रिवीजन के पार्ट में। आगे आता हूं गाइस, अब सुनो भाई लोगों, P3 P4 P3 लिख लोगे ना, समझा रखा है। आता हूं P4 के ऊपर, उसके बाद आंसर खत्म। देखो ध्यान से, नाउ वेलकम टू P4। सुनो ध्यान से बात को। अब P4 में क्या लिखा जाता है? P4 होता क्या है याद करो, मैंने अभी नाम दिया इनको। P1 को मैंने नाम दिया था फर्स्ट पैराग्राफ, तो कॉमन पैराग्राफ दिख रहा है, P1 इज कॉमन, P2 इज एग्जांपल। बेटा ये 2 पार्ट तो आपको हर क्वेश्चन में लिखने ही होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो लिखना ही होता है। ये वाला पार्ट वहां पर जहां पर हमारे पास केस स्टडी है, दैट इज अगर हमने कोई केस स्टडी पढ़ी है, अगर केस स्टडी थी, इफ देयर इज अ केस स्टडी, नहीं थी यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड मूव टू दिस P4। P4 का मतलब है कंक्लूजन, कि आपने जो पूरा आंसर लिखा उसको कंक्लूड करो। अब इसके भी पैटर्न सिखा रहा हूं, कंक्लूड कैसे करते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है। कंक्लूजन को लंबा नहीं खींचना होता, सुन लो कान खोल के। मैंने बहुत से बच्चों के टेस्ट पेपर देखे हैं बेटा, जो ऐसा भेजते हैं, बहुत से बच्चों गलती आती है कि सर वो अपने कंक्लूजन को लेंथी बना देते हैं, और जितना बड़ा आंसर अपने ऊपर नहीं लिखा उसी बात को नीचे लिखते हैं। और क्या करते हैं पता है, आई एम टेलिंग द कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल यू राइटिंग द कंक्लूजन। बच्चे लिखते हैं लो के अंदर, वी कैन से दिस, रिमेंबर, वी कैन से दिस, वी कैन से दैट। बेटा ये लाइन लो में नहीं लिखी जाती है, एज पर आवर डिस्कशन, एज आई थिंक,
आई थिंक, वी कैन से, ये वर्ड नहीं यूज होते लोग के अंदर। डू नॉट यूज सच लाइन्स व्हाइल राइटिंग योर लीगल आंसर। आप इन्हें नहीं लिख सकते अपने पास में, अलाउड नहीं है बेटा, और नहीं है मतलब नहीं है। तो मुद्दा है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि सर फिर कंक्लूजन में लिखे क्या। कंक्लूजन मतलब सीधा सटीक पॉइंट चाहिए उसको, और वो कहां से मिलेगा, लेट मी टेल यू, दिखाता हूं। लिसन टू मी, द फोर्थ हेडिंग ऑफ योर आंसर विल बी कंक्लूजन। आपकी लास्ट हेडिंग बनती है बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन बोल सकता हूं, आई कैन यूज द वर्ड एनालिसिस या रिजल्ट बोल सकता हूं। कंक्लूजन कहूं या मैं ऑब्जर्वेशन कहूं, यू कैन यूज सच वर्ड फॉर द हेडिंग। ये हेडिंग से बेटा ऑब्जर्वेशन बोल सकता हूं, आई कैन यूज द वर्ड एनालिसिस, आई कैन यूज द वर्ड रिजल्ट। इन चारों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो फेमस वर्ड है वो है कंक्लूजन। अब कंक्लूड में आंसर कैसे लिखोगे, लाइनें ज्यादा लंबी नहीं होंगी, 4 to 5 लाइंस मैक्स टू मैक्स, हद से 6 लाइन, 5 लाइन तक मैक्सिमम आपका कंक्लूजन खत्म हो जाना चाहिए। तो स्टेटली पॉइंट क्या बनेगा, आप सुनो ध्यान से बात को। यस, वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली बेटा। इन द प्रेस्क्राइब्ड केस या गिवन केस, आपके कंक्लूजन की लाइन शुरू होगी इससे, गिवन केस या प्रेस्क्राइब्ड केस। बट मुद्दा है कि लिखोगे क्या, लिखना क्या है। अब सुनो पैटर्न, सुन लो ध्यान से, लास्ट पॉइंट है, सुन लो ताकि तुम अपना आंसर लिख के देखना। उसके बाद मैंने हमेशा बोला है बेटा, जो पढ़ाता हूं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब तक जो पढ़ा हुआ वो अप्लाई नहीं होता तो मतलब क्या पढ़ने का भाई, सिंपल सा फंडा। तो लॉ में जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करो, अप्लाई नहीं हुआ तो फिर पढ़ा क्या। तो बात करते, सुनना ध्यान से बात को। हाँ यस बेटा अनमोल, वैसे नहीं करेंगे बेटा, दिखाता हूं, लेट मी शो यू, देखो ध्यान से। अब मानो सुनो ध्यान से, कंक्लूजन में क्या आएगा, पहली बात सुनना। अगर आपने क्वेश्चन में P1 तो लिखा ही होगा, पहली बात तो लिखा है, आपने क्वेश्चन में P2 भी लिखा होगा, हाँ सर। तो मुद्दा यह आया कि अगर मेरे पास में किसी क्वेश्चन में P1 भी है, P2 भी और P3 भी है, मतलब कोई केस स्टडी मुझे याद था जिसको मैं NSPC से लिख के आ गया, याद है, तो बेटा कंक्लूजन की जो लाइनें बनेंगी ना, कंक्लूजन में सिंपल रिजल्ट लिखना है, तो वो बनेगी P1 प्लस P3। मतलब अगर सिंपल सी बात बोलूं, इफ देयर इज अ केस स्टडी, अगर केस स्टडी लिखी थी क्वेश्चन के अंदर आपने आंसर में, तो P1 प्लस P3 से बनेगा कंक्लूजन। ध्यान रखना, फर्स्ट पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। अगर आपने नहीं लिखी थी, मतलब इफ देयर इज नो केस स्टडी, जैसे हमने इसमें नहीं लिखी, इफ देयर इज नो केस लॉ, अगर किसी प्रोविजन में केस लॉ आपने लिखा नहीं, आपको याद नहीं है एग्जाम के अंदर, तो यू कैन फॉर्म द कंक्लूजन फ्रॉम P1 प्लस में P2। अपने एग्जाम्पल वाले पार्ट को आप कनेक्ट कर पाओगे अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में। अब लिखना कैसे वो सुन लो ध्यान से। You can start your line from the point in the prescribed case या in the given case, आप ये यूज कर सकते हो। तो सिंपली बोला, ध्यान से बात समझना, स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट से, वी कैन, ये लिखना ही नहीं, आई थिंक वगैरह लिखना ही नहीं है। तो क्या बोला, हाँ आशुतोष बेटा अभी जो रिवीजन लिया तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देना लायक, हाँ, पर जो पेड क्लास के बच्चे थे उन सब बच्चों के लिए था बेटा, ओके। तो पूरा कंटेंट नहीं था इसलिए बोला मैंने आपको, ठीक है। चलो, और जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको सारा पार्ट रिवीजन वगैरह सब मिला हुआ बेटा, क्लासेस के क्वेश्चन बैंक सब मिला हुआ है। तो सुनो सुनो सुनो, बात करते हैं। बात आई बेटा हमारे पास में यहां पर कि रिजल्ट वाले पार्ट के अंदर, तो स्टार्ट कहां से करूंगा, लाइन इन द गिवन केस। अब सुना, देखो लाइन कैसे बनेगी, इन द गिवन केस, या आई कैन यूज द वर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब मतलब जो आपने क्वेश्चन लिया उसकी बात कर रहे हो आप। तो बात बताओ मुझे, पैराग्राफ 1 में मैंने फैक्ट लिखा था, हाँ है ना, हटा दूं, पैराग्राफ 1 में मैंने फैक्ट लिखा था, बट मैंने P3 लिखा ही नहीं, तो मेरा आंसर कंक्लूजन बनेगा P1 और P2 से। पहली बात क्लियर है। अब बताओ मुझे मैं क्या लिख के आऊं, लाइन नंबर 1 तो स्टार्ट कर दी, इन द गिवन केस, इन द प्रेस्क्राइब्ड केस, आगे क्या लिखूं, क्या लिखूं, दिखाता हूं, फोकस सामने। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, जहां आपने कहानी देखी कि पति पत्नी की कहानी की बात करा, लेकिन वो बात कर रहा है रिटर्न अग्रीमेंट, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के बारे में, नंबर 1, जहां आपको कंक्लूड हो चुका कि भैया प्रोविजन भी कौन सा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। 2 पॉइंट मिल गए, चेक करना लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 क्वेश्चन ने क्या बोला, लाइन नंबर 2 क्वेश्चन के साथ में आपकी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट क्या थी, लाइन नंबर 3 आपने एग्जांपल में बाबू सोना बनाया था, याद है, याद है। आई एम जस्ट कनेक्टिंग द 2 पॉइंट्स विद ईच अदर। सुन लो कैसे। इन द प्रेस्क्राइब्ड केस कंक्लूजन में सीधा पॉइंट लिखो। सीधा पॉइंट मतलब कि जो आपने ऊपर लिखा ना, मिस्टर लाली केस फाइल कर पाई रमेश के ऊपर, एज सेम एज लाइक शोना फाइल्ड शूट अगेंस्ट बाबू। पहली बात क्लियर। अगर केस स्टडी होती, जैसे चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस पढ़ा था हम लोगों ने, तो कहता भैया चिनैया केस फाइल कर पाया रमैया के ऊपर, बल्कि क्वेश्चन में कुछ और पूछता था। तो दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे पास में, नंबर 1 दोनों के पार्ट को कनेक्ट करना है। पहली बात तो ये बनेगी। सेकंड लाइन क्या बनेगी, किस बेस पर बोला,
तो कंक्लूजन की सेकंड लाइन बनेगी बेटा आपका प्रोविजन का आंसर। प्रोविजन नहीं लिखना, प्रोविजन में जो पढ़ा आप लोगों ने, प्रोविजन में जो पढ़ा आप लोगों ने कि भैया कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर दो पार्टी हैं और उनके बीच में अग्रीमेंट किया गया था नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले पॉइंट के अंदर। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फादर सन, फादर डॉटर, ये रिलेशन नेचुरल पार्ट में आते हैं। इवन हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले पार्ट में आता है। ठीक है, तो वो का सामने क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं। अब इस पॉइंट को कंक्लूड कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। तो वर्ड आया बेटा इन द गिवन केस, क्या बोला, सीधा मिस्टर लाली सक्सीडेड, अपने आंसर में उठा रहा हूं, फर्स्ट पैराग्राफ उठा रहा हूं मैं यहां से, सक्सीडेड in filing suit, to file a suit as same as like in case of शोना filed suit। एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं क्योंकि मैंने केस स्टडी लिखी नहीं है। शोना filed suit अगेन, क्योंकि रीजन सुनो ध्यान से बेटा, एग्जाम्पल में भी आंसर लिखते हो और प्रोविजन, जब केस स्टडी लिखते हो उसमें भी लास्ट में आंसर ही लिख के आते हो ना कि क्या हुआ था, लिखते हो कोर्ट जजमेंट आप। तो क्या बोला, अगेंस्ट मिस्टर बाबू। क्यों बेटा, एज बोथ द केसेस बिलोंग्स टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब फर्स्ट लिख दिया, सेकंड में रहा हूं, नेचुरल अफेक्शन, एंड इन केस ऑफ नेचुरल अफेक्शन क्या होता है, एंड इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। आपने पढ़ा है बेटा, एक्सेप्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, इवन कंसिडरेशन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन देयर इज नो कंसिडरेशन, इवन देयर इज नो कंसिडरेशन। चाहे कंसिडरेशन नहीं हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है जब बानी नेचुरल अफेक्शन वाले पॉइंट की बनती है। एंड दैट्स इट, खत्म बेटा। 4 से 5 लाइन मैक्स टू मैक्स होनी चाहिए आपके कंक्लूजन की, लंबा नहीं खींचना होता। एंड दिस इज द आंसर गाइज, चेक कर लो। अगर केस स्टडी नहीं भी लिखी तो यू कैन चेक बेटा पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 एंड 4, खत्म। तो ये एक तरीका है बेटा, इवन यू कैन अप्लाई ना, चेक कर लो, दिखा देता हूं, नोट कर रहा है। तो मैंने कंक्लूजन लिखा शॉर्ट के अंदर, दैट्स इट, खत्म, ब्रीफिंग पॉइंट है खाली। तो अगर मैं चाहूं तो आप दिखाऊंगा, आप देखिए ना से जितने भी क्वेश्चन है, आप उन सबको पहले 2 तरीके सिखाए आपको मैंने, क्वेश्चन को, आंसर को रिकॉग्नाइज करना और आंसर को लिखना। क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करना और आंसर लिखना। देखो ध्यान से दिखाता हूं और दिखाता हूं क्वेश्चन, आ जाओ बेटा, चेक करना, अप्लाई करके देखते हैं। चलो बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा से डरते हो तुम लोग। बड़ा क्वेश्चन मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो, बड़ा क्वेश्चन मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन। देखो ध्यान से, पढ़ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले इस्तेमाल करेंगे हमारा पैटर्न कि हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अप्लाई करना है एसीपी, ताकि हम अपने प्रोविजन को पहचान पाए, ताकि हमारा आंसर सीखो। एसीपी, बताओ मुझे कौन सा एक्ट, कौन सा चैप्टर, कौन सा प्रोविजन, दिखाऊं, आओ दिखाता हूं। क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है, लिसन टू मी गाइस, लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर प्रैक्टिस तुम लोग करोगे। कह रहा मिस्टर एक्स वाज इन नीड ऑफ मनी एंड ऑफर्ड टू सेल हिज कैशियो टू जेड। मिस्टर एक्स को पैसों की आवश्यकता थी और उसने क्या किया, उसने अपना कैशियो, और ना कैसा होता है बजाने वाला, है ना, वो बेचने के लिए बोला, किसको, कितने रुपए का, 6000 रुपए का। जेड ने मना कर दिया खरीदने से कि भैया जो तू प्राइस बोल रहा है 6000 रुपए, उतने का नहीं लूंगा। इसलिए एक्स ने धीरे धीरे क्या, ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे क्या किया, प्राइस को रिड्यूस कर दिया, करते करते कहां तक लिया कि ले भाई काम कर 6 में नहीं 2 में ले ले, 6000 से 2000 तक पहुंच गए। आगे पढ़ना, कह रहा सर विच जेड एक्सेप्टेड, और जेड 2000 पे एग्री हो गया, तैयार हो गया। यहां तक क्लियर है, ठीक है, आगे कहानी चल रही है, आगे पढ़ना, वेरी गुड। अब बिफोर द कैशियो वर डिलीवर, कैशियो डिलीवर हुआ नहीं था जेड को अभी तक, क्या हुआ, एक्स को एक नया ऑफर मिल गया मिस्टर किससे, ए से। इसलिए मिला कि उसका कोई कैशियो 4500 में खरीदने को तैयार है। अब पहले 2 में बात हुई जेड से, ठीक है, अब एक और बंदा मिल गया जो उसके कैशियो को 4500 रुपीज में खरीदने को तैयार है बेटा। आगे पढ़ना क्या कह रहा है, कह रहा है सर एंड एक्स रिफ्यूज टू कैरी आउट, और एक्स ने मना कर दिया किसको, जेड को, कि मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्यों, कह रहा कंसिडरेशन वाज इनएडिक्वेट। बताओ बेटा, यहां तक स्टोरी है, इस स्टोरी से मुझे बताओ एक्ट कौन सा, चैप्टर कौन सा, प्रोविजन कौन सा, टेल मी। यहां तक की स्टोरी से मुझे बताओ एक्ट कौन सा, चैप्टर कौन सा और प्रोविजन कौन सा, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। वेरी गुड, आराध्य करिए आंसर। मेरा क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन तो कुछ और पूछेगा बेटा, पहले बताओ मुझे रिप्लाई करो पहले, आगे नहीं भागने का। एक्ट कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर कौन सा, कंसिडरेशन अगेन। प्रोविजन कौन सा प्रोविजन,
कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट बट मस्ट बी रियल, लिखवाया प्रॉपर मैंने आपको, विद एग्जांपल बताया था और अपने फोन एग्जांपल दिया था आप लोगों को मैंने, याद करो। कंसिडरेशन, वेरी गुड चांदनी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आराध्या, एग्जैक्टली। कंसिडरेशन एडिक्वेट, पर्याप्त हो या ना हो, बट हैविंग सम एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ, पढ़ा है आप लोगों ने। तो एक बार अगर तूने अपनी प्रॉमिस को बोल दिया भाई तूने कि तूने 6000 के अंदर 2000 में आ गया, तो वापस तू कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकता इस बात के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट इनएडिक्वेट है। तो ये तो हो गया तुम्हारा, चेक करो एकदम एक्यूरेट प्रोविजन तक पहुंचे तुम लोग। एसीबी इज ए पैटर्न टू रीच अप टू योर प्रोविजन, ताकि तुम्हारा आंसर एक्यूरेसी में रहे, गलत होने का चांस ही ना बने। मैं बता रहा हूं मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों का लॉ में आंसर गलत होने का रीजन यही होता है बेटा कि वो अपनी पहली बात तो अपने प्रोविजन तक पहुंच ही नहीं पाते, प्रोविजन नहीं पहुंच पाते, कुछ भी बना के लिख के आता लिखता हमारा आंसर ठीक है, गलत होता है वो आंसर। तो पहली होती है एक्यूरेसी लेवल। वेरी गुड बेटा। अब बताओ पूछा क्या उसने, पूछा क्या है, मिस्टर एक्स कह रहा है इज मिस्टर एक्स लायबल टू पे डैमेजेस टू मिस्टर जेड। क्या मिस्टर एक्स जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्या उसे जेड को डैमेज देना पड़ेगा? किस लिए? फॉर द फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बताओ। अब अगर तुम्हें दिखाता हूं, लिसन टू मी, जो हमने लिखा उसे अप्लाई करता हूं, बताओ मुझे। हमने लिखा था फर्स्ट पैराग्राफ, अब बताओ मेरी फर्स्ट लाइन सेम रहेगी नहीं रहेगी? टेल मी। एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1892, लाइन कॉमन है, दिखा रहा हूं अप्लाई करके, किसी भी क्वेश्चन अप्लाई होगा ध्यान से। लाइन नंबर 2, यहां पर पूछा था अलग, यहां क्वेश्चन क्या पूछा, क्या मिस्टर एक्स को पेमेंट देनी पड़ेगी, क्वेश्चन ये पूछा, हाँ या ना टेल मी, बताओ मुझे। देनी पड़ेगी ना, तो मेरी भैया ये वाली लाइन बदल दूंगा मैं, लाली वाली लाइन बदल जाएगी, यहां तक हटिका बन जाएगा, मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे द अमाउंट टू मिस्टर जेड, लाइन चेंज, आंसर चेंज। तो क्लियर है। थर्ड, प्रोविजन क्या था यहाँ पे, ऑन द ग्राउंड क्या बनेगा, ऑन द ग्राउंड क्या बनेगा, नेचुरल नहीं बने, क्या पॉइंट था, तो बोला कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट बट मस्ट बी रियल, लिख दिया। लास्ट क्या बनेगा, उसका डिफाइनेशन कि सर कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट बट मस्ट बी रियल, दैट मींस हैविंग एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ बेटा बन गया तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ। दिक्कत है कोई बताओ? उत्सव वेलकम बेटा, हेलो क्या जी, बताओ बना फर्स्ट पैराग्राफ, बन गया। अगर मैंने NSAR किया, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, चेंज। क्या इस वाले पार्ट में आप लोगों को केस स्टडी पढ़ा था? यस मी, बताओ, नहीं पढ़ा ना, कीप द पार्ट। नेक्स्ट पे आओ, कंक्लूजन में P1 P2 जोड़ो, आंसर तैयार, रेडी, खत्म। तो ये रहा तुम्हारे सामने तरीका बेटा, इसकी हेल्प से आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, नॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एक्ट के कोई भी क्वेश्चन को, केस स्टडी क्वेश्चन उठाओ, अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर गाइस। तो आज हम इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। बच्चों तक शेयर करो, ना लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक जरूर करो वीडियो को, इतने बच्चे देख रहे हैं क्लास को। तो सी द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए कुछ नया जरूर लेके आते रहेंगे हम लोग। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा। तो ऐसा थोड़ी है, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, कल नहीं बोल रहा मैं, फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय, टेक केयर गाइस, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in contact. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।